सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। जिले में कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ, एक साथ 3 लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। जाटल रोड सोंधापुर वासी 71 वर्षीय वृद्धा व भीमगोड्डा मंदिर वासी 63 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत। जैन मोहला निवासी 72 वर्षीय व्यक्ति ने भी हारी कोरोना से जंग। जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा किया गया मृतकों का अंतिम संस्कार। खबरें लिखे जाने तक 63 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या हुई 2603, एक्टिव केस की संख्या हुई 920। जिले में अब तक 39 लोग गंवा चुके कोरोना से जान। डीसी धर्मेंद्र सिंह का कहना, किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण देते हैं दिखाई तो तुरंत कराएं जांच। जिले में प्रतिदिन 1500 से ज्यादा सैंपलों की जांच की सुविधा उपलब्ध। पानीपत के सेक्टर 29 स्थित एक फैक्ट्री में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। मृतक मजदूर के साथी ने कहा, अगर समय पर फैक्ट्री से गाड़ी मिल जाती तो बच सकती थी मजदूर की जान। जांच अधिकारी ने इसे बताया महज एक हादसा। शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपा। रजिस्ट्री घोटाले के मामले में भाजपा पार्षद पति की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। गांव बांध में हुए डबल मर्डर मामले में कार्रवाई को लेकर एसपी से मिले ग्रामीण। पानीपत की सब्जी मंडी की शिफ्टिंग को लेकर मार्केट कमेटी सचिव से सिटी तहलका ने की खास बातचीत। पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। संभालका में जगह जगह बारिश का गंदा पानी खड़ा होने से यात्री व दुकानदारों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। RWA सोसाइटी व सोसाइटी में सर्विस देने वाली कंपनी SFML आमने सामने। दरअसल मामला अंसल सिटी का है, जहां RWA सोसाइटी व सोसाइटी में सर्विस देने वाली कंपनी SFML आमने सामने आ गई है। RWA के प्रधान महावीर छिल्लर ने 213 चेक होल्ड कर लिए हैं। उनका कहना है कि वह कंपनी के साथ मीटिंग होने के बाद ही उन्हें चेक सौंपेंगे। ऐसे में SFML कंपनी के अधिकारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि बिना चेक भुगतान के अंचल वासियों को सुविधा कैसे मुहैया करवाएं। इससे नए प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा। वहीं इस बारे में RWA के संरक्षक सुधीर जिंदल ने बताया कि कंपनी की मनमानी से लोग परेशान हो चुके हैं। सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जबकि उनसे लगातार मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आप सुनिए। जो कि इसकी आपस में सब मिलकर कैबिनेट कमेटी बनाई हुई है और इनको 3 साल से रेगुलर हम काम के लिए बारे में कहे जा रहे हैं, जो कि कोई काम वहाँ पे नहीं हो रहा। आज भी ये पोजीशन है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आके देख ले कि वहाँ पे जंगल राज हो रहा है और कोई लाइट नहीं वहाँ पे। इतनी भी कह के इनको 50 दफ़ा रजिस्टरों में कंप्लेंट कर रखी है, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है किसी तरह की भी। और बिजली के बिल 3-3 महीने से लोगों के घर नहीं दिए, जिसको दिए हैं तो वो 2-2 लाख रुपए तक के बिल बना के इन्होंने भेज दिया है। लोग मांगने जा रहे हैं कि बिल दो हमारे, क्योंकि ये प्लेंटी पे प्लेंटी लगा के उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। और इतने चार्जेस ज़्यादा लगा रहे हैं कि जो भी लें पर काम मेंटेनेंस का होना चाहिए, जिसके लिए ये फंड लिया जाता है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। वो सारा का सारा ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी जगह पे। उसके लिए ये रोक लगाई गई थी कि आप ये रुपया यहाँ पे अपना जो इसके फैसिलिटी के लिए है पानीपत की अंचल सोसाइटी के लिए RWA के लिए, उसमें क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। और ये लेके पैसे लेके चले जाए। 6-6 महीने से लोगों की इनके PN जो लगे हुए हैं, सर्वेंट लगे हुए हैं, जमादार, स्वीपर जितने भी लगे हुए हैं, उनको 3-3 महीनों के पे नहीं मिली है। तो वो क्या काम करेंगे और क्या काम कराएंगे। पब्लिक की भी नहीं सुन रहे और अपनी तो कर ही नहीं रहे हैं। जब इनके चेक रुके तो इनको दर्द हुआ है। उसके लिए तो हम तो कह रहे हैं कि अपना चेक लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम होना चाहिए। हमें कोई पेमेंट हमारे खाते में जाएगी तो इन्हीं के खाते में। वहीं इस बारे में कंपनी के अधिकारी सुरेश भारद्वाज का कहना है कि लोग उन्हें मेंटेनेंस का चार्ज दे रहे हैं, लेकिन RWA अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग अगर उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें चार्ज क्यों दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि RWA के प्रधान ने उनके साथ बदतमीजी भी की, जिसके चलते उन्होंने सेक्टर 13-17 थाना में शिकायत दी और पुलिस द्वारा सोसाइटी के प्रधान व अंचल वासियों को बुलाए जाने पर अंचल वासियों ने भी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दे दी। फैसिलिटी कंपनी है सर, मेंटेनेंस का जो काम देखती है। और मेंटेनेंस के उसमें पैसे देने के लिए यहाँ पे रेजिडेंट पैसे चेक दे के गए थे, जो कि चेक की क्वांटिटी हो गई थी 213। और 213 चेक वे जो ना महावीर छिल्लर जी आए और उनको जो ना लेकर चले गए चेकों को। उसको ले गए सर वे रेजिडेंट को मना करें ना पेमेंट करने के लिए। अगर रेजिडेंट हमारे को पेमेंट कर रहे हैं तो खुश होकर कर रहे होंगे ना सर। मीटिंग हमने फिक्स कराई थी सर, और उस किसी वजह से जो है ना डेथ होगी वहाँ पे, तो मैं वो कैंसिल होगी। उसके बाद हमने बोल दिया था कि 2-4 दिन में फिर मीटिंग करा देंगे। अच्छा, तो समय देना चाहिए था ना सर। हमने ये दिया हुई हमारे चेक जो ले गए वो ऐसा नहीं ले जाना चाहिए था। चेक लेके पर उसके लिए हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आज फिलहाल हम
पानीपत मार्केट कमेटी में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरेश मान जी हमारे साथ हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों को लेकर के क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और बहरहाल शहर की स्थिति को लेकर किस तरह की जो है अब बातें हैं, जैसे कि सब्जी मंडी हुई, एग्रो मॉल हुआ, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा में, उन बातों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सेक्रेटरी साहब, फिलहाल जो है किसानों को लेकर के किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और फिलहाल किसानों का कितना प्रभाव है उन योजनाओं को धारण करने में, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पहले किसानों से 1 अगस्त से मेरी फसल मेरा ब्यौरा की योजना चली है सरकार द्वारा। इसमें मैं सभी किसान भाइयों से विनती करता हूं कि अपनी फसल का ब्यौरा अटल सेवा केंद्र पे या हमारी कमेटी में जाकर ज़रूर कराएं, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए सीजन के दौरान जैसे गेहूँ थे, गेहूँ में शेड्यूल जारी किया गया था कि ये फार्मर उस डे आएगा, तो जीरी में भी ऐसे ही डिस्टेंस का पालन करते हुए एक शेड्यूल बना जाएगा। तो शेड्यूल को देखते हुए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अपनी जीरी का, जब ज़मीन खाली भी पड़ी हो, अपनी फसल का पूरा रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ये डेट 31 अगस्त तक है। तो ये सभी से ये मेरी विनती है। तो गांव में भी आपकी टीमें गई हैं या यहीं पर करा सकते हैं इस तरह से, और कितना रिस्पांस किसानों की तरफ से मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जैसे एक मीटिंग ली थी डी साहब ने शुक्रवार को इसी मुद्दे के ऊपर, तो डी साहब ने सभी, जैसे अपने डीडीए साहब थे, डीआरओ साहब थे, तहसीलदार साहब थे, एसडीएम साहब थे, सारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी थे, उनकी मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा है भी जल्दी पूरा का पूरा 100% मेरी फसल मेरे ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो उसको देखकर निर्देश हैं। अब हाल ही में कृषि विभाग को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कहना चाहिए? हाँ, कृषि विभाग को भी पहला जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा और जो सॉफ्टवेयर था वो हमारा था, अब मार्केटिंग बोर्ड ने एनआईसी को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया गया है। फिर भी हमारी टीमें हैं सहयोग से, डीडीए साहब के सहयोग से, डीडीए साहब ने भी आदेश करे हैं, 1-2 लिए भाई हमारे जितने भी बीटीएम हैं, एडीओ हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वो भी हमारी कमेटी का साथ दें। हमारी 3-4 टीमें गांव में जा रही हैं, तो वहां जाकर जैसे कोई सचिवालय है या सरपंच है, उसके पास जाकर कि किसानों को मुनादी द्वारा एक दिन पहले, तो ये भाई मुनादी द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि अपनी फसल का ब्यौरा जल्दी पूरा करें। अब की बार जैसे कि गेहूं की फसल को लेकर भी काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई थी, और अब ऐसे में यदि बात की जाए आंकड़ों की, कितने प्रतिशत लोग हैं जो इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा को करवा चुके हैं और कितने रहते हैं, ऐसा कोई आकलन है? हाँ, आकलन था कल तक की है, हमारा बहुत कम ही हुआ है, और डिस्ट्रिक्टों ने देखे हमारा 5% हुआ है कल तक का। तो ये कहीं ना कहीं एक क्या कहेंगे कि विभाग की या लोगों को जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस की कमी तो है, फिर भी डी साहब की तरफ से भी न्यूज़ दी गई है अखबार में, और सरकार भी बार तीसरे दिन हफ्ते में इसकी न्यूज़ मतलब ऐड आती है। तो इसके अलावा और तमाम कोई योजनाएं जो किसानों से बेहतर और किसानों को लिए संबंधित हैं, किसानों को जागरूक, क्योंकि कई बार कुछ योजनाओं का किसान लाभ नहीं उठा पाते, ऐसा कोई मार्केटिंग बोर्ड से योजना चल रही हो किसानों को बताना चाहते? मार्केटिंग बोर्ड में तो एक विक्टिम केस की है, जैसे कोई कृषि कार्य करते वक्त ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन के तहत कोई भी डेथ हो जाती है, वो 60 दिन के अंदर हमारी कमेटी में अपना फार्म जमा करवा सकता है। और सभी से ये भी विनती करूँगा मैं कि कोई भी एग्रीकल्चर के दौरान कोई डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम ये मस्ट है। पोस्टमार्टम के बिना केस मतलब कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी सकती, तो पोस्टमार्टम जरूर कराएं, सभी से विनती यही है। वित्तीय सहायता कितनी मिलती है इस तरह की? इसमें जैसे डेथ केस में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है 2.5 लाख रुपए की, उंगली कट जाती है, उंगली का भाग है जैसे है हाँ उसमें 37,500 रुपये की है, पूरा अंग भंग हो जाता है, एक उंगली पूरी कट जाती है 1,25,000 रुपये की।
तो इसके अलावा यदि बात की जाए, पानीपत के अंदर एक एग्रोमोल है, हरियाणा में 4 एग्रोमोल बने थे, रोहतक, करनाल, पानीपत और पंचकूला। तो यहाँ पर आज तक वो खाली पड़े हैं और एग्रीकल्चर के लिए, ताकि किसानों को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। लेकिन आज ये सरकार के जो है सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। खर्च ज़्यादा है और जो इनकम ऑफ सोर्स है वो जीरो हो चुकी है। इसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से मार्केटिंग बोर्ड? परसों सीएम साहब का दौरा था एग्रोमाल पानीपत में। सीएम साहब ने एक्शन साहब को आदेश करे हैं इसकी असेसमेंट कराओ कि कितने में रेंट पे ये जा सकता है। तो सीएम साहब ने आदेश करे भी इसको 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको रिपोर्ट मेरे पास भेजो। तो 1-2 दिन में एक्शन साहब इसकी असेसमेंट करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। कई बार सुनने में आ रहा था और हमारी बात भी हुई थी सीएमओ से, कभी इसको कोविड के लिए सेंटर बनाने के लिए बात की जा रही थी, कभी इसको निगम शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। तो अब क्या प्रयोजन है? अब सीएम साहब का दौरा आया तो इसको जो है रेंट पर चढ़ाने की या किसी तरह से भी इसको जो है किराए पर देने के लिए बात की जा रही है। क्या कारण है कि लगातार ये सिरे नहीं चढ़ पाती ये बातें, तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी? कोविड-19 तो एक इमरजेंसी क्वारंटाइन बनाया गया था डी साहब की तरफ से, वो तो आज भी है। जब तक ये कोविड-19 चलेगा वो तो इमरजेंसी का एक साधन बनाया गया था डीसी साहब की तरफ से। नगर निगम के तो मेरे अभी नॉलेज में नहीं है कि इस पॉइंट पे चला कि नहीं, क्योंकि मेरी तो अभी पोस्टिंग अभी हुई है 2-3 महीने पहले ही। तो इसके बारे में तो मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा। तो एक लंबा सिलसिला चल रहा था, अभी हाल ही में एक मुनादी मार्केट कमेटी की तरफ से कराई गई थी, उसके बाद मंडी अगले दिन भी चल रही है और उसके बावजूद किसी तरह से कोई सोशल डिस्टेंस है और वहाँ पर धड़ल्ले से ऐसे चल रही है। क्या प्रशासन की लोग मानना नहीं चाहते या आप लोगों का जो प्रेशर है किस तरह का आ रहा है, ये समझने का प्रयास करने की जरूरत? कोई प्रेशर नहीं है। गेहूँ सीजन के दौरान 4 जगह मंडी शिफ्ट करी गई थी। डी साहब ने आदेश करे थे कोविड-19 को देखते हुए सेक्टर 24, सेक्टर 25, NVM इनमें ये मंडी शिफ्ट की गई थी। कुछ सेक्टर 24-25 वाले ने ऐतराज़ जताया था कि हमारे यहाँ पर सब्जी मंडी नहीं लगाओ। तो वो डी साहब दौरे पेश हुए थे। फिर हमारा सीज़न चल रहा था गेहूँ का, तो गेहूँ के सीज़न के दौरान फिर हम अपनी मंडी को यहाँ ले आए थे। तो हमने यहाँ ये मंडी लगाई, ठीक है। बट फिर क्या होया, कुछ आड़तियान हैं जिनको पोजेसन हमने 3/8 को दिया है। जो 44 प्लाट होल्डर हैं तो 3/8 को पोजेसन दिया हमारे पास। ठीक, हमारे पास टोटल दुकानें NVM में 138 है, तो सिर्फ 32 ही दुकान कंप्लीट कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। तो जो जिनको 44 अलॉटमेंट दी गई है उनने रिक्वेस्ट करी है जी हमें थोड़ा सा टाइम दो बनाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, हम जी अपनी सब्जी है, फ्रूट है, कहाँ रखेंगे। बट फिर भी हमने उसकी बात को किनारा करते हुए हमने 3 दिन के लिए मुनादी कराई, 2 नोटिस भी दिए थे, उनको जारी किए थे। तो उन्होंने कुछ एक एप्लीकेशन भी दी थी DC मुद्दे को भी हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, ठीक है। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जैसे आदेश मिलेंगे। उसके बाद मान लो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो वहाँ की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरह की नोटिफिकेशन है, कुछ इस बारे में बताएं। मंडी तो डी नोटिफाइड हो चुकी 2019 में। हाँ, मंडी मार्केटिंग बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से ली थी। दुकानें प्लाट होल्डरों की ही है, जो जगह है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है। जैसे मंडी शिफ्ट हो जाएगी, जैसे सरकार आदेश करेगी या नगर निगम को या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को, उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो फिलहाल जो मंडियों में अक्सर देखा जाता है कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, मास्क का प्रयोग लोग नहीं करते हैं, जिससे आए दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के मार्केटिंग बोर्ड क्या कर रहा है? नहीं, मार्केटिंग बोर्ड देखो, हमें तो 2 जगह मंडी लगा रखी है, यहाँ भी लग रही है, वहाँ भी लग रही है। हमारे बंदे DC साहब ने आदेश करे कि जो मास्क नहीं पानेगा उसमें DC साहब ने, जैसे BDO है, तहसीलदार है, एग्रीकल्चर का DD है, और इनको सेक्रेटरी को, असिस्टेंट सेक्रेटरी को, मंडी सुपर को अपनी डेलीगेट पावर दे रहा है कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा 500 रुपये जुर्माना लगेगा। हमने कम से कम 12-13 हज़ार रुपये के जुर्माना भी वसूला है मास्क न पहनने वाले।
तो मास्क फिर भी लोग ऐसे नहीं मान रहे हैं, तो इससे कोरोना, क्योंकि मंडी से हर व्यक्ति का सरोकार है, हर आदमी मंडी में सब्जी लेने के लिए या इस तरह से कोई किसी ना किसी बहाने से जरूर आता है, तो ऐसे में संक्रमण का दौर लगातार बढ़ रहा है। डीसी साहब ने इंसिडेंट कमांडर भी लगा रखे, हर सेक्टर में लगा रखे हैं, ठीक है। उनको बार बार चेक करते रहते हैं। जो मतलब जो नहीं मानते, बार बार कहने से भी उनके खिलाफ FIR भी हो रही है। अब पुरानी मंडी को लेकर के कितना समय दिया गया है कि उनको लास्ट दिया गया है, देखते हैं जैसे इसकी कार्रवाई चल रही है, जैसे आदेश मिलेंगे कर दी जाएगी। क्योंकि आड़तियों को तो ये कहना था कि उन्हें बिना नोटिस दिए, बिना बताए इस तरह से मुनादी कराई गई, जिसको लेकर के नोटिस तो एक 4 तारीख को दिया था, एक 12 तारीख को दिया था, 2 नोटिस दिए गए थे, 3 दिन के लिए अनाउंसमेंट कराई थी, नोटिस तो दिया गया था। तो ऐसे तो कोई बात नहीं, बिना नोटिस तो ऐसे थोड़ा हो सकता। कोई भी चीज़ को उठाना है कि कोई कार्रवाई करना है तो नोटिस तो देना पड़ेगा। उसमें टाइम 7 डेज का हो, 3 डेज का हो, 10 डेज का हो। कितना समय दिया गया? अभी कोई समय नहीं दिया गया। हाँ, अभी समय अंडर प्रोसेस है, जैसे भी आदेश आएंगे वैसे कार्रवाई कर दी जाएगी। फिलहाल ये थे हमारे साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरेश मान जी, जिन्होंने बताया कि मंडी को लेकर के वह तमाम योजनाएं हों या फिर पुरानी मंडी को उठाने की बात हो, लेकिन बहरहाल मामला अटक गया है। पुरानी मंडी को उठाकर कहीं ना कहीं इसके पीछे जो दबाव है, प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में कब क्लियर हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहल का पानीपत। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के बिजली निगम गोहाना रोड की, जहां पर लगातार गेट मीटिंग यहां पर किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहां पर सरकार के विरोध में यहाँ पर लगातार अपने कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के, बहाली को लेकर के यहाँ लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को लेकर के आज कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चरण सिंह जी, आज किस तरह से गेट मीटिंग की गई, क्या कारण है? अभी पिछले दिनों से हरियाणा प्रदेश में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे तमाम हरियाणा प्रदेश के सभी 24 ज़िलों में पुरानी पेंशन को बहाली के लिए एक आंदोलन छिड़ा हुआ। उसी के दिशा निर्देश में आज पानीपत जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसके अंदर पानीपत के सभी विभागों से, एजुकेशन से, PWD B&R से, रोडवेज से, बिजली बोर्ड से, एजुकेशन से, तमाम महकमों से जो हमारी जिला कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनको बैठ करके और पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर हम एकत्रित हुए हैं। और हम समय रहते इस हरियाणा सरकार को एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर सभी राज्य सरकारों को ये शक्तियाँ प्रदान है, वो अपनी स्पेशल एक शक्ति विधायिका का इस्तेमाल करके और विधानसभा में, इस सदन में इस पेंशन बहाली के मुद्दे को बहाल करके पुराने साथियों की पेंशन लागू की जाए। और क्योंकि पूरे देश और प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम चली हुई है, और ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को इस पुरानी पेंशन बहाली के एवज में अपनी सरकार को अपनी कुर्सी को खोने का फल ना मिल सके। साथियों, आज इससे पहले भी आप जो है सांसद से मिले थे, ज्ञापन भी दिया था, तो उसको लेकर के क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? बस आश्वासन पर आश्वासन ही है। अभी लेटेस्ट गोहाना के अंदर हमारे जो सांसद संजय भाटिया जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि विधानसभा में हम आपकी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। वैसे भी हमारा आंदोलन बिल्कुल शीर्ष पर है, तमाम राजनीतिक पार्टियां। अभी लेटेस्ट में हमारे पास जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने भी एक स्पेशल बिल की बात रखी है कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। और हम समय रहते इस सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस ज्वलनशील मांग को आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ, BMS, तमाम रोडवेज के, बिजली बोर्ड के, हरियाणा प्रदेश के सभी संगठनों के पहले चरण में रोडवेज की 18 दिन की हड़ताल के अंदर भी तमाम तालमेल कमेटी की एक मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और हम सरकार से पुनः फिर अपील करते हैं कि इस ज्वलनशील मुद्दे को हल करके जनता को, नए कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा इनको दिया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, सभी जगह आप जा चुके हैं, तमाम सरकार के जो है बातचीत की गई, बावजूद क्या निष्कर्ष निकल के आता, क्या कहना चाहिए, सरकार क्या कह रही है और आपकी क्या मांग? देखिए, हमने तमाम हरियाणा के 90 MLA को 10 सांसदों को ज्ञापन दिए हैं, उनके निवास स्थान पर भूख हड़ताल भी की है।
जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे मुद्दे को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन कर्मचारी का संवैधानिक हक है। संविधान ने ये शक्तियाँ प्रदान करी है कि हर एक कर्मचारी को बुढ़ापे के सेवा के बाद उसको एक निश्चित पेंशन दी जाए ताकि उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। पर जब ये लोग संसद में बैठते हैं, इन हमको ऐसा एहसास है कि ये कॉरपोरेट घराना को लाभ पहुँचाने के लिए कर्मचारियों का पैसा जो खरबों में है शेयर मार्केट में लगा रहे हैं और ये सभी कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। हम सरकार से ये हरियाणा सरकार से खासकर ये मांग करते हैं कि समय रहते वो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर हमारे शीर्ष नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए और पेंशन को लागू करे, नहीं तो हरियाणा के तमाम कर्मचारी एक लामबंद होने जा रहे हैं और जो भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अब सरकार से आपकी एक बार बातचीत हुई थी बीच में मध्य में, तो तब किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा था, क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, जब बातचीत के लिए हम सरकार के पास जाते हैं तो वो इस मुद्दे को ना सही मानते हैं, पर उसके बाद पता नहीं कॉरपोरेट घरानों का दबाव है या सरकार की क्या नीति है, वो इस मुद्दे से फिर जाते हैं। अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि कुछ कर्मचारी ही पेंशन चाहे हैं और हम इसी विषय पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मीटिंग है कि हम प्रत्येक कर्मचारी से शपथ पत्र भरवाएंगे। पानीपत की बात कर रहा हूँ मैं, पानीपत के तमाम कर्मचारियों के पास हम जाएंगे और एक शपथ पत्र भरवाएंगे और वो शपथ पत्र तमाम हरियाणा का इकट्ठा कर हम किसी के माध्यम से सरकार के पास पहुँचाएंगे और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहते हैं। तो अब पेंशन की बात की जाए, विधायक हो, एमपी हो, उनको भी पेंशन दी जा रही है, तो आपको क्यों नहीं? इसलिए यही तो विडम्बना है, एक नहीं उनको 3-3 पेंशन मिल रही। वो एक बार मंत्री बन जाते, एक बार पेंशन, 2 बार एमएलए बन जाते, 2 बार पेंशन, लेकिन कर्मचारी 60 साल की सर्विस करने के बाद भी खाली हाथ घर जा रहा है। अभी हमारे MIT से कुछ साथी रिटायरमेंट हुए जिनकी 1500-1700 रुपये पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा भी 2250 रुपये पेंशन मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मीडिया के साथ ही कि कर्मचारियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसके बाद यदि सरकार नहीं मानती तो आप लोगों का जो संघर्ष समिति आपने बनाई है, ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा, किस तरह की क्या रूपरेखा है? देखिए, हम संघर्ष में हर एक प्लेटफार्म पर संघर्ष करेंगे, चाहे वो मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, धरने प्रदर्शन है, कोई भूख हड़ताल है। हम जब तक पुरानी पेंशन हमको नहीं मिलती, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप गेट मीटिंग कर रहे थे, एक जिक्र भी कर रहे थे कि सांसद के पास गए कि आपने बातचीत की कि पेंशन आपकी भी है, किस तरह, क्या वाक्य था और क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने हमारी जब कोई भी मीटिंग होती है हम एक ही बात ही रखते हैं, क्योंकि जितने पुराने MLA होते हैं, जितने पूरे MP होते हैं, सभी की अपनी एक बार बना 1 पेंशन, 2 बार बना 2 पेंशन, 3 बार बना 3 पेंशन। एक बिजली बोर्ड का कर्मचारी या किसी भी वर्ग का कर्मचारी है, उसकी 58 साल तक पूरी जवानी पूरे महकमे के अंदर पूरा काम के साथ अपना पूरा निछावर के साथ अपनी नौकरी करता है, उसकी तो बुढ़ापे के अंदर पेंशन नहीं। एक MLA एक बार बन जाता है, उसकी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती है, दूसरी बार बना दूसरी पेंशन शुरू हो जाती है। क्या कर्मचारी ने क्या दोष किया? तो इसके लिए हमें सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं, भाई हमें करनाल का प्रदर्शन किया, करनाल हमें मुख्यमंत्री से भी वार्ता का टाइम जब मिलने की बात हुई थी, मिलेगा वह भी मिल पाया था। अब हमने पूरे आज पानीपत की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग रखी, उसके अंदर हमने आज फैसला लिया है कि हम एक कर्मचारी को, आज हमारे साथ 70% कर्मचारी जिला पानीपत का हमारे साथ चल पड़ा है, 20-30 कर्मचारी बचे हुए हैं, वो भी हमारे साथ जल्दी हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे और 100 के 100 हम वादा करते हैं कि हमारा कर्मचारी एक कर्मचारी बिल्कुल महीने 1.5 महीने के भीतर पूरा अपनी पेंशन के लिए खड़ा रहेगा। तो यहाँ लगातार जो है पुरानी पेंशन जो संघर्ष समिति के बैनर तले आज लगातार इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। गेट मीटिंग जो है गोहाना रोड के नीचे जो बिजली निगम है कार्यालय में, यहाँ पर उन्होंने किया और उनका ये कहना है कि समयबद्ध यदि सरकार इनकी मांगें नहीं मानती तो उनका प्रदर्शन और भी तेज हो सकता है और उसको लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार है। बहरहाल उनकी पहली प्राथमिकता जो है उनका सभी कर्मचारियों से शपथ पत्र मांगने की और उनसे हस्ताक्षर अभियान जोड़ने की उन्होंने बात कही। लगातार जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ तमाम खबरों के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। इन
तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कोरोना महामारी के चलते किस तरह से आमजन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई एक दूसरे से सट कर खड़ा है तो कोई बैठा है। दरअसल यह तस्वीरें पानीपत के सामान्य अस्पताल की है, जब स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोग सैंपलिंग करवाने के लिए अस्पताल आए हैं, लेकिन आमजन के द्वारा सामाजिक दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। जिले में पहले से अगस्त माह में एक ही दिन में 4 गुना मामले सामने आने लगे हैं, जो कि सामूहिक संक्रमण का प्रभाव है। परिवार के एक सदस्य से पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है। बाजारों, सड़कों व अस्पतालों में जिस तरह से भीड़ उमड़ती रहती है, उसी का नतीजा है कि एक ही दिन में 100 से अधिक केस सामने आने लगे हैं। लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके चलते वे संक्रमित हो रहे हैं। न ही कोई मास्क का प्रयोग करता है, न सैनिटाइजर का, और न ही सबसे आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को अपनाता है, जिससे एक ही दिन में इतनी ज्यादा संख्या में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसीलिए हम सभी को हर समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। वर्षीय मजदूर की करंट लगने से हुई मौत। दरअसल मामला पानीपत के सेक्टर 29 स्थित एक फैक्ट्री का है, जहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। फैक्ट्री में मृतक मजदूर के साथ में काम करने वाले मजदूर ने बताया कि कई बार वह मालिक को बोल चुके थे कि फैक्ट्री में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन मालिक ने कभी मजदूरों की नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि हादसे के आधे घंटे तक भी फैक्ट्री मालिक से गाड़ी मांगते रहे, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने एम्बुलेंस व गाड़ी की सुविधा नहीं करवाई। जब मजदूरों को गाड़ी और एम्बुलेंस नहीं मिली, तो आधे घंटे बाद तड़प रहे मजदूर को उसके साथी ऑटो से हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर के साथ में काम करने वाले मजदूर का कहना है कि गाड़ी अगर समय पर मिल जाती तो मजदूर की जान बच सकती थी। तो उन्हें होल्डर बल्ब नीचे लेके चले गए ऐसे खुले। अच्छा। और बोले कि धूल उड़ रहा, पानी चला दो उधर से, मैं पानी मार दे रहा हूँ। तो एक हाथ में होल्डर बल्ब लिए थे और उधर से वो पानी चालू करने गया और पानी चालू करके आ रहा तो देख रहा होल्डर बल्ब लेकर ऐसे पड़े हैं, तो आके वो निकाल रहा है। मेरे को फिर आवाज़ दिया ऊपर, आवाज़ पहुँच नहीं रही थी, खूब तेज़ चलाया उससे। मैं ऊपर से नीचे आया भागते भागते, फिर मैंने निकाला उसको। दोनों आदमी, तीनों आदमी मिल के निकाला उसको। और नहीं कोई मास्टर हाथ लगाया, ना सुपरवाइज़र लगाया, ना मैनेजर लगाया। और बाहर निकाल के उसको लेटा के हाथ पैर मोलते रहा। यहाँ से गाड़ी आ रहा, वहाँ से गाड़ी आ रहा। वहाँ सब गाड़ी 76 पड़ी थी, बाबू को वहाँ भी गाड़ी पड़ी थी, वो भी तो गाड़ी जा सकती थी। इस समय में वो कोई नहीं देखता। लाने के लिए उन्होंने कोई गाड़ी नहीं दी, गाड़ी एम्बुलेंस का वेट करते दी, आधे घंटा वेट कर लिया। वहाँ मौजूद थी गाड़ी बाबू की, और भी गाड़ी थी वहाँ। ठीक है, तो उन्होंने वेट कर दिया। अगर टाइम से मिल जाती तो उसको जान बच सकती थी। वही जब इस बारे में जांच अधिकारी से बातचीत की गई, तो उन्होंने इसे महज एक हादसा बताया और 174 की कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। हाँ सर, कल बजरिया टेलीफोन कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि नूर आलम नाम का व्यक्ति था, जो फैक्ट्री में काम करता था और कोयले के उसमें काम करता था ब्रांच में जी। जो वहाँ पर जैसे बारिश हो रही है उसमें गीलापन था और वहाँ पर करंट लगने से उसकी मौत हो गई। 174 की कार्रवाई करवाई है। इसके जो इसके परिजन हैं उन्होंने 174 की कार्रवाई करवाई है। ये तो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं उसमें, फैक्ट्री मालिक का कोई कसूर नहीं है। परिजनों का कहना है कि मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनका पालन पोषण होगा, उसकी चिंता अब सताने लगी है। फैक्ट्री में किन अनियमितताओं के साथ दिन रात काम चल रहा है, उस पर ना प्रशासन ध्यान देता है और ना ही श्रम विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आप आज से पहले किसी की शादी में, किसी मरकत में, किसी बदली में, किसी नौकरी, कोई भी काम करा था, बताओ मेरे गाँव में एक भी आदमी का गाँव में, मेरे गाँव में दिखा दो, बच्चा नौकरी लगवाया या उसकी शादी में, उसकी मरकत में आया, कभी आया उसको बताओ। तरीका भी ये बात का जवाब दो। आप आज तक हमारे गाँव का बच्चा लगवाया होगा नौकरी? मेरे पास अच्छा यानी जड़ावाने वाले आप तू है जड़वाया आपने सारे को मान जाओ मखा जड़वा लो
बच्चे तुम सारे खड़े बताइए ये कौन सा तरीका है कि गांव के अंदर जो है ना अगर कोई आदमी आता है गरीब लोगों की बात जो है ना आज तक आप एक बात बताओ एक बात बताओ सच्चाई बात। आप आज से पहले किसी की शादी में, किसी मरकत में, किसी बदली, किसी नौकरी, कोई भी काम करा था बताओ मेरे गांव का? एक बात बताओ, एक भी आदमी का गांव में मेरे गांव का दिखा दो भाई वो बाल बच्चा नौकरी लगवाया या उसकी शादी में आया, उसकी मरकत में आया, कभी आए हो तो बताओ। आज इलेक्शन दौरान भाईचारा बिगाड़ने के लिए आ गया पर। एक बात आप ध्यान से सुनो, जा तो दोनों ले। एक बात आप ध्यान से सुनो, साहब आप जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप तो मान लो। मैं जोड़ रहा हूँ सरपंच साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ये जो बात आप तरीका कर रहे हैं तरीका एक बात बताओ, आप ये बात का जवाब दे दो। आपने आज तक हमारे गाँव का कोई बच्चा लगवाया हो, कोई नौकरी? मेरे पास सत्ता कहाँ आई? जाने वाला नौकरी नौकरी किसने लगाई? तो बात हो रही। नौकरी लोग लगा देते हैं तो हमें ये लड़ाई लड़ने की लोड़ न थी। आप 36 जात को साथ में लेकर चलो, अपने सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास जो है ना एक कापी मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें देखो मैंने कहा 100% आरक्षण कर दो। आपका बढ़िया नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि 100% आरक्षण कर दो आप। 100% आरक्षण में दी जाती है माफी दे दें। आप सरपंच साहब ये बात अच्छी कर रहे हो साहब, हम लोग हाथ जोड़ के माफी दे दो। ठीक है, आप ठीक अपने गाँव वालों को इतना प्रेशर में रखते हो वो बात। सर हम प्रेशर की बात किसी को बता दो, कोई प्रेशर में है भाई? कोई एक बात बताओ, एक आदमी मैं ये कह रहा कि जो तुम्हारे नेता थे हो के यार सिर्फ करते हैं या नहीं करते? ये क्यों मेरी बात सुनो, जोड़कर सरपंच साहब भी ये बातें जो है ना समाज के अंदर विद्रोह पैदा करने वाली है। अपनी बात कहने का सबको हक, सुनने का सबको हक। जो बात आप मतलब क्या ना इस तरह के सामने अगर किसी आदमी के रास्ते रोक करके यूं लग जाए करने तो समाज के अंदर सर हम ये कह रहे हैं हमारा बात कोई सर ये सारे भाई एक मिलजुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लगाओ, उनकी बदली कराओ, उनकी शादी माओ, इनके साथ हुए भेदभाव इनके लिए भेदभाव के लिए एक बात बताओ, सैनी साहब हमारे और भी आए हैं, कोई के एतराज नहीं है। आप पहली बार हरिजन चौपाड़ में आए थे, वहाँ आए तब थोड़ा अल्लाह गुल्ला होया था, हमने आज और आज भी हमारे कर दिया, फिर क्या करेंगे बताओ? एक बात आप कम से कम हमारे का तो बताओ, मैं गाँव में प्रोग्राम करूँ, हम आप कैसे करेंगे? आप गलत कर रहे हो। कहाँ लग गया जी? हमने तो गाँव वाले हमारे पास आए भाई, नाश कर हो जाएगा अगर यहाँ प्रोग्राम होगा, इसलिए हाथ जोड़ के काम तो भाई यहाँ ना करो आप। अगर सारी हालात ये हालात जो है हमारे साथ 75% कहूँगा मैं हमारे वो इसी तरह दबा के रखा गया और यही हालात हमारे साथ होते हैं। इसी हालात को उजागर करने में तकलीफ है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन रास्ते रोकने, इस तरह रास्ते रोकने गाँव के अंदर कोई भी आए, कोई भी
आए आदमी गांव के अंदर इस तरह रास्ते एकत्रित हुए बारिश के गंदे पानी की ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं संभाल का ब्लॉक की है, जहां बारिश के 2 दिन बाद तक भी गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यात्रियों व दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दरअसल यह विवाद वर्षों से नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी और संभालका नगरपालिका के बीच फंसा हुआ है, जिसके चलते शहर में आने जाने वाले व्यक्तियों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में नगरपालिका सचिव राकेश काद्यान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। वो अपने की यहाँ पे सफाई करवाएंगे और कंप्लीट इसका एक उन्होंने प्रोग्राम वो बनाया था प्लान कि हम इसको कैसे आगे डिस्पोज ऑफ करेंगे पानी का, वाटर लेवल उठा के जो भी। तो वो ये पिछले ही इसी महीने में शायद हमारी मीटिंग हुई थी 2 या 3 तारीख के नज़दीक। तो उसके बाद से वो अब कैसे क्या कार्रवाई करेंगे ये उन्हें को ही करना है वहाँ का सारा पुल के नीचे का। आपका कोई हमारा उसमें कहीं पे कोई रोल नहीं है। बाकी फिर भी हम जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं तो कई बार हमने खुद से हमारी स्वीपिंग जो स्वीपर हैं उनसे उन नालों का कूड़ा भी निकलवाया है और उठवाया भी है, लेकिन वो सिर्फ शहर की सुविधा। अब देखना होगा कि आखिरकार शहर वासियों को कब तक इस बारिश के गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। अब तक के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।